हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस और हम लोग देख रहे हैं PYQ2 MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो न्यूज़पेपर के टॉपिक होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, उसके एनालिसिस देखते हैं और उसके बाद जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम लोग MCQs देखते हैं जिसके 2025 में पूछे जाने की प्रायिकता बनी हुई होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा न्यूज एनालिसिस का सबसे पहला जो टॉपिक है पेज नंबर 1 से है। जो एक्स है उसने चैलेंज किया है ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को और अपोज किया है जो सेंसरशिप पोर्टल, मतलब सहयोग पोर्टल को इसने सेंसरशिप पोर्टल बोला है और इसने इसका अपोज किया है कि इस तरीके के जो हो रहे हैं, मतलब सेंसरशिप हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा न्यूज देखते हैं। एक्स पोर्टल एक्स कॉप ने यानी एक्स कॉरपोरेशन ने कंटेंट ब्लॉगिंग आदेशों को चुनौती दी है। केंद्र के सेंसरशिप पोर्टल का विरोध उन्होंने किया है। एक्स कॉप ने कर्नाटक हाई कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार के कंटेंट ब्लॉकिंग तरीके के खिलाफ याचिका दायर की है। कंपनी ने सहयोग पोर्टल का विरोध किया है जिसकी हम बात कर रहे थे और इसे ब्लॉगिंग आदेश जारी करने वाला सेंसरशिप पोर्टल के रूप में करार दिया है। उनका कहना है, एक्स का कहना है कि ब्लॉगिंग आदेश केवल आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत होनी चाहिए, न कि धारा 79(3)B के तहत। तो आगे 69 धारा सुरक्षा के साथ कंटेंट ब्लॉगिंग की अनुमति देता है, जबकि धारा 79(3)B जो है अनुपालन से मध्यस्थ की जिम्मेदारी को जोड़ता है। गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह सहयोग पोर्टल है। ये ध्यान रखिएगा कि सहयोग पोर्टल जो है गृह मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये स्वचालित है और जिसे एक्स ने श्रेया सिंगल फैसले का उल्लंघन बताया है। सहयोग पोर्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। सहयोग पोर्टल और सामग्री प्रतिबंधन। सहयोग पोर्टल जो है ये सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करना और नीतियों को सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। यह वास्तविक समय पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वास्तविक समय का जो डेटा साझाकरण, परियोजना निगरानी और निर्णय लेने में मदद करता है। इसकी विशेषता देख लीजिए तो समेकित डैशबोर्ड, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है इसके तहत, जो परियोजना को ट्रैक करने के लिए एकल विंडो प्रणाली प्रदान करता है। वास्तविक समय डेटा साझाकरण इसके तहत हो सकता है, त्वरित समय समन्वय होता है इसके माध्यम से, शिकायत निवारण हो पाता है, प्रशासनिक मुद्दों के समाधान के लिए तंत्र। उसके बाद बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली इसके तहत, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होता है इससे और नीति निगरानी भी इसके तहत हो पाता है। कंटेंट ब्लॉकिंग और सहयोग पोर्टल की अगर बात करें तो आईटी एक्ट की धारा 2000 जो सेक्शन 69A है वो सरकार को संप्रभुता, सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है आईटी रूल 2021 डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर निगरानी को मजबूत करता है, जबकि प्लेटफॉर्म को सरकारी आदेशों का पालन कर सामग्री हटाने का निर्देश दिया जाता है इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो है हानिकारक सामग्री को विनियमित करने के लिए सरकार का जो अधिकार है वो वैध है। सहयोग पोर्टल और इसका जो सामग्री प्रतिबंधन है इसकी भूमिका देख लीजिए। अंतर एजेंसी समन्वय इसके तहत हो सकता है। एजेंसी के को फर्जी खबरें, गलत सूचना और अवैध सामग्री को हटाने में मदद करता है। ये वास्तविक समय अलर्ट प्रदान करता है। ये जो है साइबर सेल के साथ सहयोग करता है। प्रतिबंध आदेश का त्वरित क्रियान्वयन भी इसके तहत किया जाता है और नीति निगरानी भी इसके माध्यम से किया जाता है। चुनौतियां क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम विनियमन, पारदर्शिता की कमी इसके तहत होती है, साइबर सुरक्षा के खतरे हैं और अनुपालन समस्याएं भी देखने को मिलता है। इस प्रकार जो है सहयोग पोर्टल शासन सुधारने, नीति कार्यान्वयन और सुधार बनाने, सुविधाजनक बनाने और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि धारा 69A और आईटी अधिनियम जो आईटी नियम 2021 है के तहत सामग्री प्रतिबंध को पारदर्शी, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित हो सके। अगला जो हमारा न्यूज है वो पेज नंबर 2 से है।
बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने फाइनेंस कमीशन को कहा है कि हमें स्टेटस, बिहार को जो स्पेशल स्टेटस है उसका दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सो नीतीश कुमार ने गुरुवार को 16वें वित्त आयोग के समक्ष बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग की है। आयोग का जो अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो बिहार के दौरे के दौरान राज्य में के ज्ञापन प्राप्त करने के बाद यह खुलासा मतलब उन्होंने बताया था। पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष जो अरविंद पनगड़िया हैं, उन्होंने बिहार के लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि आयोग इसे नहीं दे सकता, यानी आयोग की अथॉरिटी नहीं है ये काम करने की। विशेष राज्य का दर्जा और वित्त आयोग की बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा कुछ राज्यों को आर्थिक और भौगोलिक असुविधाओं से निपटने के लिए दिया जाता है, और इसे शुरुआत में योजना आयोग ने दिया था और बाद में यह वित्त आयोग की सिफारिशों से प्रभावित हुआ। विशेष राज्य के दर्जा के लिए मानदंड अगर देखें तो यह राज्य को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्त पूरी करने के लिए कहता है, जैसे पहाड़ी और कठिन भौगोलिक क्षेत्र हो, कम जनसंख्या घनत्व हो या जनजातीय बहुलता हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित राज्य हो, आर्थिक और बुनियादी ढांचे में पिछड़ापन हो। तो ये बिहार के लिए आर्थिक और बुनियादी ढांचे में जो पिछड़ापन है ये एक आधार हो सकता है। अगला है राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता में कमी, ये भी जो लास्ट है ये भी आधार हो सकता है बिहार के लिए। विशेष दर्जे के लाभ क्या हो सकते हैं, तो केंद्रीय जो सहायता होती है वो बढ़ जाती है, 90% अनुदान और 10% ऋण के रूप में हो जाता है किसी परियोजना के लिए। कर और औद्योगिक लाभ जो है, कर छूट और उद्योगों के लिए जो है सब्सिडी प्राप्त होती है। आपदा राहत में विशेष सहायता मिलती है, आपदा प्रबंधन राज्यों को अधिक धनराशि प्राप्त होती है। बुनियादी ढांचे के लिए अधिक आवंटन होता है, जैसे सड़क, रेलवे, दूरसंचार विकास में प्राथमिकता है इसके तहत। वर्तमान स्थिति और मांग की अगर बात करें तो वर्तमान में विशेष राज्य जो दर्जा प्राप्त है वो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी इसके तहत लाभ प्राप्त है। विशेष दर्जे की मांग करने वाले राज्य बिहार हैं, ओडिशा हैं, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है। 14वें जो वित्त आयोग है उसका निर्णय देख लीजिए, तो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया और राज्यों को कर हस्तांतरण बढ़ाया गया था। इसके तहत जो 14वां वित्त आयोग जो उन्होंने कहा था। वित्त आयोग और विशेष राज्य का दर्जा देख लीजिए, तो ये फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के तहत जो है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर निर्णय लेता है। यह कर हस्तांतरण, अनुदान सहायता और विशेष सहायता की सिफारिश भी करता है। वित्त आयोग का विशेष दर्जे पर प्रभाव क्या है, तो 14वां जो फाइनेंस कमीशन है जो 15 से 20 के लिए था, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया, लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को इसके तहत छूट दी गई थी। कर हस्तांतरण को 32% से 42% तक बढ़ा दिया गया। 15वां फाइनेंस कमीशन जो है पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों के लिए विशेष वित्त पोषण जारी रखा और समग्र विशेष दर्जे के बजाय प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की सिफारिश की गई थी 15वां वित्त आयोग के तहत। चुनौती और समाधान, राजनीतिक बहस इसके ऊपर होता है। विशेष राज्य दर्जा आर्थिक आवश्यकताओं से अधिक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। केंद्र पर वित्तीय बोझ जो है इससे बढ़ जाता है, असमान व्यवहार होता है राज्यों के मामले में और आश्रित मानसिकता में वृद्धि होती है। तो इससे आत्मनिर्भरता जो है वो मानसिकता कम हो जाती है। हालांकि विशेष राज्य क्षेत्रीय विकास में मदद करता है, लेकिन आवश्यकता आधारित और पारदर्शी होना चाहिए, न कि राजनीतिक रूप से प्रेरित। इसके अलावा बिहार वित्त आयोग की भूमिका संतुलित विकास और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। समग्र विशेष दर्जा के बजाय जो है राज्य को क्षेत्रीय प्रोत्साहन, निवेश आधारित विकास और बेहतर शासन पर ध्यान देना चाहिए ताकि दीर्घकालिक विकास हो सके। अगला हमारा पेज नंबर 3 पे है। हेल्थ एक्टिविस्ट जो हैं, जो आशा वर्कर हैं, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं, कहाँ, केरला के अंतर्गत। तो इस विषय में हम लोग थोड़ा सा न्यूज देखते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। तो केरल के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने उचित वेतन की मांग की है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर वो चले गए हैं। केरल में आशा ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है और बुधवार को जो नेशनल हेल्थ मिशन के अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के साथ वार्ता समस्या को हल करने में विफल रही थी। कांग्रेस नेता जो है उन्होंने जो कहा है, पूर्व विधायक
ने इस विरोध का जो है समर्थन किया है। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा आशा कार्यकर्ता के बारे में जानते हैं। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ये। और आशा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के तहत, जिसे 2005 में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए शुरू किया गया था। ऑब्जेक्टिव जो है आशा का वो क्या है ये देख लीजिए। तो स्वास्थ्य जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच कड़ी है, ये ग्रामीण आबादी और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच ये संपर्क स्थापित करती है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, खास करके संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और पोषण को प्रोत्साहित करती है। जागरूकता फैलाना, स्वच्छता, सफाई और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जो है समुदायों को शिक्षित करती है। और जो सपोर्ट्स डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जितने भी हैं उसको सपोर्ट करती है, रोग नियंत्रण कार्यक्रम को। इसके अलावा अंतिम छोर तक सेवाओं को पहुंचाती है, जैसे दवाएं, गर्भ निरोधक स्वास्थ्य टीके का वितरण में मदद करती हैं। आशा का सिलेक्शन कैसे होता है? ये 18 से 45 वर्ष की महिला और उसी गांव के निवासी होती है। न्यूनतम जो है 10वीं पास होनी चाहिए और विवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे मातृ स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझ सके। चयन जो होता है वो समुदाय आधारित प्रक्रिया द्वारा पंचायत, नगर पालिका के तहत किया जाता है। आशा की जो ट्रेनिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप देख लीजिए। तो प्रशिक्षण मॉडल है मातृ स्वास्थ्य, नवजात देखभाल, परिवार नियोजन और रोजगार निवारण को शामिल इसके तहत किया जाता है। घर घर जाकर ये जागरूकता फैलाते हैं, महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करते हैं और टीकाकरण को बढ़ावा देते हैं। रोगों की पहचान और रिपोर्टिंग इसके तहत की जाती है। बुनियादी दवाएं और प्राथमिक चिकित्सा इसका जो है देने का काम इसके तहत किया जाता है। प्रोत्साहन और चुनौतियों की अगर बात देखें तो आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है जो 2000 से 5000 प्रति माह के अनुसार होता है। और जननी सुरक्षा योजना, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन से भी इन्हें लाभ प्राप्त होता है। कुछ राज्य नियत मानदेय भी देते हैं इसके तहत। आशा कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती क्या होती है? कम वेतन और अनियमित प्रोत्साहन है, सामाजिक सुरक्षा की कमी है, अत्यधिक कार्यभार होता है और सीमित चिकित्सा प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जाता है जो सीमित होता है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए सरकारी पहल, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो है आशा को सशक्त बनाया जाता है। राज्य स्तरीय मानदेय जो है 5000 से 10,000 तक मासिक वेतन देते हैं कुछ स्टेट। और कोविड-19 बोनस भी इसके तहत दिया गया, बढ़ाया गया था। इस प्रकार जो आशा कार्यकर्ता भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है, जो मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और रोग नियंत्रण को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि कम वेतन, नौकरी असुरक्षा और कार्यभार अधिक होना बड़ा चिंतनीय है, लेकिन उनके प्रशिक्षण, वित्तीय प्रोत्साहन और कानूनी सुरक्षा को मजबूत करके उनकी कार्यक्षमता को और भी बढ़ाई जा सकती है। अगला जो है हमारा न्यूज वो पेज नंबर 5 से है। राहुल गांधी ने एंटी नेशनल कहा है, जो लोग कास्ट सेंसस को सपोर्ट नहीं करते उनको एंटी नेशनल कहा है। उसी तरीके से तमिलनाडु असेंबली में डिबेट हो रही है जो कास्ट सेंसस और सर्वे को लेकर के। तो इस संदर्भ में जो राहुल गांधी ने कहा उसको देखते हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को सुखदेव थोरट के साथ बातचीत में जाति जनगणना का विरोध करना राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने कहा है कि यह जानने पर जोर दिया कि भारत की प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति में कौन नियंत्रण कर रहा है। अगर ये हम जानते हैं तो ये राष्ट्रवादी कदम हो सकता है। गांधी ने जाति जनगणना को असमानता उजागर करने से जोड़ा है और 1927 के अंबेडकर के महार सत्याग्रह का हवाला उन्होंने दिया है। तेलंगाना की जाति सर्वेक्षण टीम के हिस्से थोराट से बातचीत करते हुए गांधी ने जनगणना को विचार को गहरा और परिष्कृत करने का आग्रह भी इसके तहत किया है। तमिलनाडु विधानसभा में जाति जनगणना और सर्वे पर बहस हो रही है। तमिलनाडु विधानसभा में गुरुवार को जाति जनगणना की मांग पर बहस हुई, जिसमें दलों के बीच मतभेद उजागर हुए हैं। डीएमके ने जोर दिया है कि केंद्र सरकार को जाति जनगणना करनी चाहिए, जबकि मंत्री जो है उन्होंने इसे दोहराया है। जो टी वेल मुरुगन है ने तर्क दिया है कि अदालतों राज्य की जाति अभ्यास से नहीं रोकती। सीएम से कार्रवाई का आग्रह उन्होंने किया है कि आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं।
इस संदर्भ में हम लोग जाति जनगणना और जाति सर्वे के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। जाति जनगणना और जाति जो सर्वे है, दोनों ही जाति संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं। जाति जनगणना केंद्र सरकार द्वारा दशक में एक बार होने वाली जनगणना के हिस्से के रूप में की जाती है, जबकि जाति सर्वे जो है राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से कराती है। तो जाति जनगणना की अगर बात करें तो कौन करता है, ये केंद्र सरकार करती है। भारत के पंजीयक गृह मंत्रालय के अंतर्गत, महापंजीयक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कानूनी समर्थन है इसे जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है और डेटा कानूनी रूप से वैध और बाध्यकारी होता है। ये प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। इसका जो स्कोप है ये भारत की पूरी आबादी को कवर करता है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। डेटा का उपयोग नीति निर्माण, आरक्षण योजना, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण आदि में किया जाता है। और लास्ट जो 1900 लास्ट का सेंसस 1931 है, ये तब से नियमित जनगणना में जातिगत डेटा एकत्रित नहीं किए जाते हैं, केवल जनगणना में लोगों की जानकारी इकट्ठा किया जाता है। जाति सर्वे की बात करें तो ये राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है और ये जो है कानूनी समर्थन जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्य इसे राज्य सूची अनुच्छेद 246 के तहत करते हैं। आवृत्ति जो इसकी कोई तय सीमा नहीं है, राज्य सरकारों के निर्णय पे यह निर्भर करता है। इसका अगर स्कोप देख लें तो ये केवल संबंधित राज्य को कवर करेगा, देश को कवर नहीं करेगा। और डेटा जो उपयोग होता है इसका कल्याणकारी योजना, आरक्षण नीतियों, सामाजिक आर्थिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में सैंपल सर्वे हुआ था बिहार 2023 में, बिहार के अंतर्गत। मुख्य अंतर देखें तो जाति जनगणना जो है केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है, जबकि जाति सर्वे जो है राज्यों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कानूनी स्थिति तो जाति जनगणना जो है अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है, लेकिन कास्ट सर्वे जो होता है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं और लेकिन राज्य कानूनों के तहत इसे किया जाता है। कवरेज देखें तो जाति जनगणना पूरे देश में होगी, लेकिन जो सर्वे है वो सीमित राज्य तक सीमित रहेगा। आवृत्ति देख लें तो हर साल 10 में से एक बार राष्ट्रीय जनगणना की जाती है, हर 10 साल में, लेकिन जाति सर्वे का कोई सीमा नहीं होता है। उद्देश्य और उपयोग में देखें तो कास्ट सेंसस जो जनगणना है वो राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण, आरक्षण आदि के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जाति सर्वे जो है राज्य के विशेष कल्याण और आर्थिक नीतियों के लिए किया जाता है। इस प्रकार जाति जनगणना एक केंद्रीकृत, कानूनी रूप से मान्य और राष्ट्रव्यापी डेटा संग्रह करने की प्रक्रिया है, जबकि जाति सर्वे राज्य आधारित होता है और इसका कोई कानूनी समर्थन नहीं होता। एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग जो है नीति निर्माण के लिए बढ़ रही है, जबकि राज्य अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए जाति जनगणना कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन 2016 का है जो आपसे पूछा जा रहा है डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर के संदर्भ में जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, कौन सा सही है? यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक डिजिटल लॉकर प्रणाली बिल्कुल सही है। यह आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को किसी भी भौतिक स्थान से एक्सेस करने की अनुमति देता है, ये भी सही है। तो सी इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। डिजी लॉकर जो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पहल है और ये डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित और एक्सेस करने के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। उपयोगकर्ता किसी भी स्थान से ई दस्तावेज को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे भौतिक प्रतियों को ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस बारे में आप डिटेल्स जो है पीडीएफ आपको मिलेगा इस नंबर पे, और इस नंबर पे आप पीडीएफ लेकर के आप सारा डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अगला हमने क्वेश्चन आपको दिया जो 2025 को टारगेट करता है। सहयोग पोर्टल के बारे में आपको निम्नलिखितों पर विचार करना है। यह गृह मंत्रालय द्वारा नोटिस को स्वचालित करने और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है। यह डेटा साझाकरण, परियोजना निगरानी और निर्णय लेने के लिए एक रियल टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसके तहत। बाकी डिटेल्स आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं, जो भी आपको व्हाट्सएप के इस ग्रुप पे मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में किसी राज्य सरकार को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड अपनाया जाता है? राज्य में पहाड़ी और कठिन भौगोलिक क्षेत्र की पहचान होना चाहिए, सही है।
राज्य में उच्च औद्योगिक और आर्थिक विकास अगर होगा तो उसे जरूरत ही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे देखते हैं। राज्य की भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट होनी चाहिए, ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड तो सही निकल गया। राज्य के पास अधिशेष वित्तीय संसाधन होंगे तो इसको जरूरत ही नहीं होगी। तो फर्स्ट और थर्ड जो है हमारा सही ऑप्शन इसके तहत हो जाएगा। डिटेल आंसर आप पीडीएफ में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता के विषय में आपको विचार करना है। आशा कार्यकर्ताओं का चयन उसी समुदाय से किया जाता है जिसकी वो सेवा करते हैं, सही है। वे ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं और दवाएं लिखते हैं, नहीं ये तो डॉक्टर का काम है। उनकी एक प्रमुख भूमिका संस्थागत प्रसव और शिशु टीकाकरण को बढ़ावा देना, सही है। 1 एंड 3 जो है सही आंसर इसके तहत हो जाएगा। अगला जो है हमारा जाति जनगणना के विषय में और जाति सर्वे के विषय में आपसे विचार करने के लिए कह रहे हैं। जाति जनगणना राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जाती, जाति सर्वे किया जाता है, जबकि जाति सर्वे के अंदर ये उल्टा लिखा हुआ है। तो पहला जो है वो गलत हो गया है। तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन फिर भी हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जाति जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कानूनी रूप से मान्य है, जबकि जाति सर्वेक्षण इसके तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, बिल्कुल सही है। जाति जनगणना पूरे देश में की जाती है, जबकि जाति सर्वे केवल कुछ राज्य विशेष राज्यों में किया जाता है, ये भी सही है। तो जस्ट अ मिनट, पहला गलत कैसे, हाँ पहला ही गलत है, राइट, पहला गलत है और सेकंड और थर्ड जो है इसके अंतर्गत सही है। तो आज का जो हमारा न्यूज एनालिसिस और पीवाईक्यू टू एमसीक्यू यही समाप्त होता है। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।